हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कीमत लोच के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं तथा कीमत लोच को मापा कैसे जा सकता है, कौन कौन सी विधियां हैं। इन दो बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। पहले चलते हैं कीमत लोच के मापन की विधियां। कीमत लोच के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। नंबर 1 है वस्तु की प्रकृति, नेचर। वस्तु कैसी है, आवश्यकता की है, अनिवार्य आवश्यकता की है, आरामदायक आवश्यकता की है, विलासिता की आवश्यकता की है। अगर वस्तु अनिवार्य आवश्यकता की है तो उसकी कीमत लोच इकाई से कम होगी, अर्थात कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में बहुत परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यदि कीमत 5% बढ़ती है तो मांग में होने वाली कमी, जो मात्रात्मक कमी होगी, वो 5 से कम होगी, चाहे जो हो सकती है 4, 3 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो 5 से कम होगी अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं। नंबर 2 है आरामदायक। आरामदायक में वस्तुओं में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अर्थात कीमत में यदि 5% का परिवर्तन हो रहा है तो मांग में 5% की कमी होगी, बराबर का परिवर्तन। विलासिता की वस्तुओं में मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है, अर्थात ज़्यादा का कीमत के सापेक्ष मांग मात्रा में जो मात्रात्मक या प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है वो अधिक हो रहा है। जैसे कीमत में यदि 5% की वृद्धि हो रही तो मांग में 5 से अधिक प्रतिशत की कमी होगी, वो 6, 7 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो होने वाली कमी वो 5 से अधिक होगी। नंबर 2 है वस्तु के उपयोगों की संख्या। कंज्यूमर जिस वस्तु का उपयोग कर रहा है वो बहुपयोगी है या अल्प उपयोगी है। बहुत सारे उसके अगर प्रयोग हो रहे हैं, उदाहरण के रूप में दूध ले लीजिए, दूध के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। बिजली को ले लीजिए, बिजली के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। और यदि उसकी कीमत बढ़ती है अगर, तो उसकी मांग कम हो जाएगी। बिजली की कीमत अगर बढ़ गई तो उपभोक्ता तुरंत बिजली का प्रयोग केवल अनिवार्य चीज़ों के लिए करेगा, लाइट और फैन के लिए करेगा और किसी के लिए नहीं। अन्य जो उसके उपयोग हैं, एसी है, हीटर है, कूलर है, उसका प्रयोग बंद कर देगा। तो यदि वस्तु के बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं तो ऐसे वस्तुओं की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। अगला है स्थानापन्न वस्तुओं के प्रकृति। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग उपभोक्ता करता है। जैसे आपका है चाय और काफ़ी, ये स्थानापन्न वस्तुएं हैं। यदि चाय एक स्थानापन्न वस्तुओं की लोच जो है वो धनात्मक होती है, YOX, ये Y एक्सिस पर हमने चाय की कीमत को दर्शाया, चाय की कीमत, और X अक्ष पर जो है हमने काफ़ी की मांग मात्रा, क्वांटिटी ऑफ काफ़ी को हमने दर्शाया X अक्ष पर। चाय की कीमत बढ़ रही है किंतु काफ़ी की कीमत स्थिर है, और ऐसी स्थिति में कंज्यूमर चाय की मांग को घटाकर काफ़ी की मांग को बढ़ा देगा। तो अर्थात एक जो स्थानापन्न वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होती हैं, ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में एक वस्तु की कीमत के बढ़ने पर दूसरे वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है। ऐसी वस्तुओं को हम स्थानापन्न वस्तुओं को कहते हैं। स्थानापन्न वस्तुओं की प्रकृति के से तात्पर्य वो किस नेचर की हैं। अगर अच्छे स्थानापन्न हैं तो कीमत लोच अधिक होगी, अगर घटिया स्थानापन्न है तो कीमत लोच कम होगी। अगला है समय और लोच। समय जितना लंबा होगा, प्रतिस्थापित करने का समय जितना लंबा होगा उतनी लोच अधिक होगी। तो ये मुख्य निर्धारक तत्व हैं कीमत लोच के। अगला टॉपिक है कीमत लोच के मापन की विधियाँ, कैसे हम मापन करते हैं। यही जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि कीमत लोच कैसी है, पूर्णतया लोचदार है, पूर्णतया बेलोचदार है,
इकाई से अधिक लोचदार है, इकाई के बराबर लोचदार है या इकाई से कम लोचदार है। बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि लोच कितनी है, हाउ मच, कितने प्रतिशत का परिवर्तन, कितना मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है, और इसका मापन इन विभिन्न विधियों के द्वारा होता है। पहली विधि है कुल व्यय विधि या इकाई विधि। इसकी खोज या ये मार्शल की देन है। इसको कहा जाता है कि मार्शल की इकाई विधि या कुल व्यय विधि। कीमत में परिवर्तन और कुल व्यय में घनिष्ठ संबंध होता है। कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके आधार पर हम लोच को ज्ञात करते हैं और इसीलिए इसे कुल व्यय विधि कहा जाता है। 3 स्थितियां हैं व्यवहार में, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक या इकाई से कम। क्योंकि पूर्णतया लोचदार और पूर्णतया बेलोचदार ये 2 स्थितियां व्यवहार में नहीं पाई जाती। तो पहली स्थिति इस विधि के अंतर्गत पहला मापन है इकाई के बराबर। नंबर 1 इकाई के बराबर। इकाई के बराबर से तात्पर्य यह है कि कुल व्यय में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय के घटने और बढ़ने के कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, कुल व्यय यथास्थिति रहता है। कीमत बढ़ी या कीमत घटी मीन्स कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप इसको टेबल से भी देख सकते हैं। मूल्य, मांग और कुल व्यय। मूल्य 6 72 12 6 24 72। इकाई के बराबर। इकाई के बराबर मतलब बराबर का परिवर्तन 5 5। कीमत अगर 5% बढ़ी तो मांग 5% घट गई, बराबर का परिवर्तन। कीमत 6 रुपये थी तब कुल व्यय 72 था। कीमत 12 हो गई, 6 से 12 हो गई तो कुल व्यय तब भी 72 रहा, और कीमत घट करके 3 हो गई तब भी कुल व्यय 72 रहा। मीन्स कीमत के बढ़ने और घटने से कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुल व्यय स्थिर रहा। ऐसी लोच को हम इकाई के बराबर लोच कहते हैं। नंबर 2 है इकाई से अधिक। इकाई से अधिक कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय घट रहा है, कीमत घट रही है तो कुल व्यय बढ़ रहा है। इसको हम इकाई से अधिक मांग की लोच कहेंगे। इसको निम्न तालिका से भी हम देख सकते हैं। इकाई से अधिक, इकाई से अधिक। मूल्य, मांग, कुल व्यय। मूल्य, मांग, कुल व्यय। 6 रुपये मूल्य, बस। कुल व्यय में कैसा परिवर्तन हो रहा है, कीमत के बढ़ने और घटने के फलस्वरूप। जब मूल्य 6 रुपये था, मांग 12 इकाई थी और कुल व्यय 72 था। मूल्य 6 से बढ़कर के 12 रुपये हो गया, मांग 12 से घट करके 4 इकाई हो गई, कुल व्यय कम हो गया। कीमत बढ़ी तो कुल व्यय घटा और कीमत घटी तो कुल व्यय बढ़ा। कीमत जब 3 रुपये हो गई तो कुल व्यय 120 हो गया। कैसी लोच, इकाई से अधिक अर्थात कीमत के सापेक्ष मांग मात्रा में जो मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा वो 5% से अधिक है। वो 5 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, 7 भी, कुछ भी हो सकता है। अर्थात इकाई से अधिक का परिवर्तन, 1 से अधिक का परिवर्तन हो रहा। ऐसी लोच विलासिता की वस्तुओं में पाई जाती है। नंबर 3 इकाई से कम। इकाई से कम। इकाई से कम कीमत में परिवर्तन और कुल व्यय में प्रत्यक्ष रिलेशन। कीमत अगर बढ़ रही है तो कुल व्यय बढ़ रहा है, कीमत घट रही है कुल व्यय घट रहा है। इसे इकाई से कम
कीमत की लोच कहते हैं। इसको निम्न तालिका से हम देख सकते हैं। मूल्य, मांग, कुल व्यय। ₹6, 12 इकाई मांग, कुल व्यय 72। टेबल को आप देखिए, जब मूल्य 6 था तो मांग 12 इकाई थी, कुल व्यय 72 था। मूल्य 12 हो गया, 6 से बढ़कर के 12 हो गया, मांग घर के साथ हो गया, लेकिन कुल व्यय बढ़ गया। और फिर आप देखिए अगला स्टेप, 12 से ₹3 मूल्य हो गया। 12 से 3 मूल्य होने पर मांग 22 हो गई और कुल व्यय 66 हो गया। कीमत बढ़ी तो कुल व्यय बढ़ा, कीमत घटी तो कुल व्यय घटा। इकाई से कम मांग की कीमत लोच, अर्थात कीमत के सापेक्ष मांग मात्रा में जो प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन हो रहा है वो कम हो रहा है। कीमत अगर 5% परिवर्तित हो रही है, बढ़ रही है, तो मांग 5% से कम बदल रही है। अगला है आपका प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि। प्रतिशत विधि में कीमत लोच बराबर ईपी बराबर मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन में प्रतिशत परिवर्तन अपान कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इसी को दूसरे अनुपातिक विधि ईपी बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपान कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसको हम सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। सूत्र के रूप में आप देखें, ईपी बराबर चेंज इन क्यू अपान चेंज इन पी मल्टीप्लाई पी अपान क्यू। फार्मूले में कोई भी सवाल आप लगा लें, कोई भी प्रश्न आप हल कर लें और कीमत लोच की मात्रात्मक लोच आप ज्ञात कर सकते हैं कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। क्योंकि इस विधि में केवल हम ये ज्ञात कर सकते हैं, इकाई विधि में केवल हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि बेरोजगार है, इकाई से कम है या इकाई से अधिक, इसमें मात्रात्मक माप हम कर लेते हैं। फार्मूले में देखिए, मूल्य मांग ₹5 मूल्य, मांग 10 इकाई, ₹4 मूल्य, मांग 12 इकाई। मूल्य जब ₹5 था तो मांग 10 इकाई की थी, मूल्य घट करके ₹4 हो गया, ₹1 मूल्य में परिवर्तन हुआ और मांग बढ़ करके 12 इकाई हो गई। फार्मूले में आप देखिए, चेंज इन क्यू में कितने का परिवर्तन हुआ, 2 इकाई का। चेंज इन पी में कितने का परिवर्तन, कीमत में ₹1 का परिवर्तन हुआ, अपान मल्टीप्लाई पी, पहला पी 5 अपान पहला क्यू 10/10 बराबर 1। मांग की लोच कैसी है, इकाई के बराबर। अगली तकनीक क्या है, अगली विधि है चाप लोच विधि, आर्क मेथड। इस मेथड को फ्लक्स ने दिया था। इस विधि को चाप लोच विधि क्यों कहा जाता है? किसी भी मांग वक्र के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को चाप कहते हैं और उस दोनों बिंदुओं के बीच कहीं भी लोच इस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। चित्र को आप देख लें, ये आपका मांग वक्र हो गया। वाई एक्सिस पर आपकी प्राइस, एक्स एक्सिस पर आपकी क्वांटिटी। ये ए बिंदु जो है कीमत और मांग के एक जोड़े को बताता है
बी बिंदु कीमत और माग के दूसरे जोड़े को बताता है। इन दोनों जोड़ों के बीच माग की लोच के लिए जो सरल रेखा खींची जाती है इसको हम आर्क कहते हैं, और इसलिए इस विधि द्वारा इन दोनों बिंदुओं के बीच कहीं भी लोच ज्ञात की जाती है, इसीलिए इसको आर्क मेथड कहते हैं। फार्मूले के रूप में हम दो कीमतों और दो माग मात्राओं का औसत लेते हैं। P के स्थान पर P प्लस P1/2 और Q के स्थान पर Q प्लस Q1/2। इसी को हम फार्मूले के रूप में जब रखते हैं तो EP बराबर चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P मल्टीप्लाई P प्लस P1/Q प्लस Q1, और इस फार्मूले से हम लोच को ज्ञात कर लेते हैं कि कितनी लोच है। लास्ट है बिंदु विधि, पॉइंट मेथड। बिंदु विधि किसी भी माग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर माग की लोच अलग अलग होती है, और इस विधि के द्वारा अलग अलग बिंदुओं पर माग की लोच ज्ञात की जाती है। यह विधि भी मार्शल की ही देन है। चित्र में आप देखें, ये आपका माग वक्र है, DD ये आपका माग वक्र है, और इस माग वक्र के किसी भी बिंदु पर आपको लोच ज्ञात करना है तो इस बिंदु विधि के माध्यम से आप ज्ञात करेंगे। बिंदु विधि के अंतर्गत ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है EP बराबर लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। किसी भी बिंदु पर आपको ज्ञात करना है, ये आपका ए बिंदु हो गया, ये आपका बी बिंदु हो गया, सी हो गया, डी हो गया और आपका ई हो गया। किसी भी बिंदु पर आपको लोच ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का आप प्रयोग करिए। फार्मूले में दिया गया कीमत लोच बराबर लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। सी बिंदु पर आपको लोच ज्ञात करना है। सी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए आप फार्मूले पर आ जाइए। EP बराबर लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ए बिंदु पर सबसे पहले हम ए बिंदु पर माग की लोच ज्ञात करेंगे। ए बिंदु पर माग की लोच बराबर लोअर सेगमेंट नीचे का बिंदु से नीचे का भाग अपान अपर सेगमेंट बिंदु से ऊपर का भाग। लोअर सेगमेंट ए बिंदु पर क्या है? ए ई अपान ए। बी बिंदु पर आपको ज्ञात करनी है। बी बिंदु पर तो लोअर सेगमेंट EP बराबर EP बराबर लोअर सेगमेंट अपान अपर सेगमेंट। बी बिंदु पर लोअर सेगमेंट क्या है? BE अपान अपर सेगमेंट BA। सी बिंदु पर आपको ज्ञात करनी है। सी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए लोअर सेगमेंट CE अपान CA। बी बिंदु पर आपको ज्ञात करना है। बी बिंदु पर लोअर सेगमेंट BE अपान BA ABCD। ई बिंदु पर आपको ज्ञात करना है। ई बिंदु पर यहाँ ई बिंदु पर ज्ञात करने के लोअर सेगमेंट E अपान अपर सेगमेंट EA। इस फार्मूले से आप बिंदु विधि से लोच को ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग बिंदुओं पर माग की लोच अलग अलग है। सी बिंदु पर माग की लोच इकाई के बराबर, बी बिंदु पर इकाई से अधिक, ए बिंदु पर इनफाइनाइट, डी बिंदु पर इकाई से कम और ई बिंदु पर शून्य। मतलब ई बिंदु पर लोच कैसी है?
पूर्णतया वे लोचदार, इकाई से कम लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार और अनंत, ये स्थितियां हैं। और इस फार्मूले से किसी बिंदु पर आप लोच को ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ और बताना है, मार्ग वक्र का स्वरूप लाइनर नहीं होता, सरल रेखा के रूप में नहीं होता, इसका रूप वक्र के रूप, आकृति के रूप में, ये वक्र इस रूप में होता है। अब आपको एक दिक्कत हो सकती है कि अगर इस रूप में है तो हम लोच कैसे ज्ञात करेंगे किसी बिंदु पर। ये बिंदु आपका है, इस बिंदु पर आप आर बिंदु है, आर बिंदु पर आप लोच कैसे ज्ञात करेंगे इस फार्मूले में। तो कुछ आपको ऊपर नहीं करना, एक रेखा आप सरल रेखा लाइन खींचिए और जो इसको स्पर्श करते हुए दोनों अक्षों को मिलाती हो, आपका बस इस फार्मूले का प्रयोग करके आप ज्ञात कर लीजिए। ये आपका ए बिंदु है, ये आपका सी बिंदु है। लोअर सेगमेंट आर बिंदु पर लोच बराबर लोअर सेगमेंट अपान अपर सेगमेंट, तो आर बिंदु पर लोच बराबर लोअर सेगमेंट आर सी अपान आर ई। आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में और कुछ लेके आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। कहीं से आपको कोई दिक्कत होती है तो आप प्रश्न अवश्य पूछिए। धन्यवाद।